हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिचुंबकत्व, लवचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व में तुलनात्मक गुणों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मतलब अंतर के बारे में पढ़ेंगे। और क्यूरी ताप क्या होता है, माइसनर प्रभाव क्या होता है, अतिचालक क्या होते हैं। हालांकि अतिचालक के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो माइसनर प्रभाव, अतिचालक क्या होते हैं। अतिचालक मतलब एक प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और क्यूरी ताप क्या होता है और क्यूरी बायस नियम क्या होता है। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी होती है हिस्टैरिसीस यानी सहथीलिता। सहथीलिता क्या होती है, सहथीली हानि क्या होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्यूरी ताप और क्यूरी बायस नियम और माइसनर प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इनका तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकत्व में, अनुचुंबकत्व, लवचुंबकत्व में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। ठीक, तो पहले हमारा जो है क्यूरी ताप को क्यूरी ताप किसे कहते हैं और क्यूरी का नियम क्या होता है ना। क्यूरी नियम या क्यूरी ताप। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज है, क्यूरी नियम पहला है, हम लोग लिखेंगे क्यूरी नियम है ना। पहले क्या है, क्यूरी नियम। तो क्यूरी नियम क्या है इसमें कि क्यूरी नियम ये है कि जो हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति होती है पदार्थ, जिसको हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि किसी पदार्थ पर अगर चुंबकन क्षेत्र लगाते हैं तो उस चुंबकन क्षेत्र का जो प्रभाव कितना पड़ता है उसकी माप करता है। ये कौन, चुंबकीय प्रवृत्ति से उसकी माप, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कितना प्रभाव हुआ, यानी उससे इस पदार्थ में कितना चुंबकन हुआ, उसकी माप जो करता है वो क्या करता है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि I प्रोपोर्शनल टू H होता है। तो ये हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है काई, जिसको हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, I/H, जो किसी मटेरियल के ऊपर चुंबकन क्षेत्र का कितना प्रभाव पड़ता है उसकी माप करता है। मतलब ये बताता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से पदार्थ में कितना चुंबकन हुआ, कितना नहीं हुआ, है ना। तो ये चुंबकन की माप करता है, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति कहने का मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप, यानी इसके प्रभाव की माप करता है। ये H के प्रभाव की माप करता है कॉइल। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक क्यूरी नियम क्या है, तो यहाँ पे जो है अनुचुंबकीय पदार्थ जानते हैं पीछे, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, ये कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना। तो प्रयोगात्मक रूप से ये देखा गया कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होता है, मतलब I, वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है और परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रयोगात्मक रूप से ऐसा देखा गया है ना। ऐसा जो है वो केवल अनुचुंबकीय और लवचुंबकीय पदार्थ में ही ये नियम लागू होता है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
क्योंकि वो उल्टा रिएक्शन देते हैं। उन पे अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कहने का मतलब विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, तो उन पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो क्यूरी नियम शो नहीं करते हैं। ये केवल अनुचुंबकीय लवचुंबकीय के लिए है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि प्रयोगात्मक रूप से जो है किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन जो होता आई, वो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हमने जो पढ़ाया था कि जो बी नॉट से बताया था वो म्यू नॉट एच होता है ना। ये एच जो होता है चुंबकन लगाते हैं, जैसे कि धारावाही परिनालिका में जैसे करंट फ्लो कराते हैं, तो उस करंट के वजह से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट जो होता है वो एच आई जो होता है करंट ही एच होता है, यानी कि मटेरियल के भीतर जो प्रोड्यूस होता है चुंबकीय क्षेत्र वो एच होता है। जैसे बाहर आता है निर्वात में तो म्यू नॉट गुना हो जाता है, तो इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। एक नेट चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हम लोग चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, वो V से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसा हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो क्यूरी नियम इसमें क्या होता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो परम ताप अनुचुंबकीय चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसी को क्यूरी नियम कहा जाता है। जैसे कि प्रयोगात्मक रूप से ये देखा गया अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन हो या लघु चुंबकीय पदार्थ, तो प्रयोगात्मक रूप से, हालांकि अभी इसका नियम नीचे हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि प्रयोगात्मक रूप से अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन जो होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन जो है ना, लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हमने V नॉट कहा था वो ये होता, यानी कि अर्थात ये हुआ कि I प्रोपोर्शनल टू B नॉट और I व्युत्क्रमानुपाती होता परम ताप, यानी कि I प्रोपोर्शनल B नॉट अपॉन T, या B नॉट को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट H अपॉन T। तो इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता C, जहां पे C क्या है, क्यूरी नियतांक है, जहां C एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं, जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं, जहां C एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, क्यूरी नियतांक कहते हैं, है ना। तो अभी ये नियम अभी लास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा कि I बराबर हम जानते हैं कि वो काई एच होता है। ठीक, तो I की जगह काई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी H, और यहाँ पे C म्यू नॉट H अपॉन टाउ, H कैंसिल हो गया, तो काई बराबर क्या हो गया, C म्यू नॉट अपॉन परम ताप। तो C भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी निर्वात के लिए कांस्टेंट है, तो इसीलिए हो गया काई समानुपाते 1 अपॉन टाउ। यानी आप इसको कह सकते हैं कि काई T बराबर नियतांक, और यही क्या है, इसे क्यूरी नियम कहते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें इसको। ठीक, चलिए तो ये जो है तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं आप नीचे, इस नियम के अनुसार जो है वहाँ पे देखिए C और म्यू नॉट दोनों मिला करके, जैसे कि C को तो क्यूरी नियतांक कहते हैं, म्यू नॉट भी ऑलरेडी नियतांक है, के अनुसार जो होता है, इस नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ, इस नियम के अनुसार जो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति तो प्रतिचुंबकत्व के लिए नहीं है ये, अभी हम आगे लिखवाएंगे, सिर्फ अनुचुंबकीय, ऐसे लिखेंगे कि अणु और लौ, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी काई 1/टाउ या टाउ टी बराबर नियत ये होता है ना। अब देखिए, अब आएगा क्यूरी टेम्परेचर, मानी क्यूरी ताप। क्यूरी ताप को हम लोग PC से प्रदर्शित करेंगे। ये अनुचुंबकीय लवचुंबकीय दोनों के लिए है, यहाँ लवचुंबकीय भी लिख सकते हैं, है ना। लवचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। अब क्यूरी ताप क्या है? अब जैसे कोई लवचुंबकीय पदार्थ है, हालांकि ये सारे नियम लवचुंबकीय पदार्थ के लिए ही है, क्योंकि लवचुंबकीय से ही शुरू होते हैं। लवचुंबकीय पदार्थ को अधिक गर्म करते जाएंगे तो उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है ये घटती जाती है, जैसे ही लवचुंबकीय पदार्थ। हालांकि ये जो नियम है वो दोनों पे लागू होगा, ज़्यादा करेक्ट लवचुंबकीय पदार्थ के लिए है ना। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सारी प्रॉपर्टी लवचुंबकीय पदार्थ के लिए ही है, जो हम लोग आगे पढ़ने। अब जैसे कि क्या है कि जब किसी लवचुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जानते हैं उस टेम्परेचर बढ़ेगा तो काई का मान क्या हो, घटता जाता है। मतलब उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, उन चुंबकत्व का गुण जो होता है वो घटता जाता है, मतलब उसका मान धीरे धीरे 1 से कम होने लगता है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका लवचुंबकत्व समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे वो किसमें फिर बदलने लगता है, अनुचुंबकत्व में बदलने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो अनुचुंबकत्व में बदल जाता है, यानी कि वो क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर पदार्थ लवचुंबकीय होता है और जिसके नीचे आते ही पदार्थ क्या होता है, एक बॉर्डर लाइन आती है टेम्परेचर की, जिसके ऊपर पदार्थ लवचुंबकीय होता है और उसके नीचे पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक ना। तो इसी बात जैसे लिखना है हमको, इसी बात को क्या करना है, लिखना है। तो हम इसकी 2 परिभाषा लिख सकते हैं कि क्यूरी ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई लवचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकत्व में बदल जाता है, या कहेंगे कि क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे पदार्थ जिसके
नीचे पदार्थ लव चुंबकीय और ऊपर अनुचुंबकीय होता है। यानी उसके नीचे तो लव रहेगा, जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या बदल जाएगा, लव चुंबकीय में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ, जिसके नीचे पदार्थ लव चुंबकीय तथा ऊपर अनुचुंबकीय होता है, चुंबकीय। ठीक। अथवा में हम ये कह सकते हैं कि क्यूरी ताप वह न्यूनतम ताप है, अथवा में कि क्यूरी ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता। ठीक। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ के जो क्यूरी टेम्परेचर हैं, जैसे निकेल का 631 डिग्री सेल्सियस वो केल्विन है, कितना है 631 है। तो ये मतलब जैसे ही उसके नीचे आते हैं वो पदार्थ, अरे ऊपर जाते हैं ना पदार्थ के, वो न्यूनतम है, सीमा है, उसके ऊपर जाएंगे तो वो अनुचुंबकीय में बदल जाता है। तो एक सीमा है सबकी, क्यूरी टेम्परेचर सबका है। जैसे कि लोहे का 893 है केल्विन, जैसे हम 893 के ऊपर जाएंगे लोहे से तो वो अनुचुंबकों में बदल जाएगा। लौह चुंबकत्व का गुण किस में आ जाएगा, अनुचुंबकत्व में आ जाएगा। इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे टीसी से प्रदर्शित करते हैं, थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्यूरी वाइस नियम के बारे में जानेंगे। क्यूरी विशेष वाइस कहते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूरी वाइस नियम, है ना, क्यूरी वाइस नियम मतलब क्यूरी वाइस लॉ होता है। अब क्या है क्यूरी वाइस नियम, क्या होता है कि अगर क्यूरी वाइस नियम जो होता है क्यूरी ताप से अधिक ताप के लिए होता है, क्यूरी ताप से अधिक ताप के लिए होता है। क्यूरी ताप से अधिक ताप पर काई का मान जो है निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया जाता है। क्यूरी ताप से अधिक ताप पर, क्यूरी ताप से अधिक ताप पर काई की जो वैल्यू होती है वो होती है C/T-TC। C जो है क्यूरी नियतांक होता है, यहाँ पे C क्या है, क्यूरी नियतांक है। और जानते हैं T जो है परम ताप है, C जो है क्यूरी नियतांक है, T जो है हमारा परम ताप है और TC जो है
क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप से अधिक ताप पर जो चुंबकीय प्रवृत्ति काय होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति काय जो होती है ये होती है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्यूरी ताप से अधिक ताप होगा, है ना। तो इस ताप से क्यूरी ताप घटाने के बाद जो टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो क्यूरी ताप से अधिक ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति को इस सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है ना। इसे जो है क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। इतनी होती है और इसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। इसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। अगर हम लोग काई और टी के बीच ग्राफ खींचे जो परम ताप है ना, यानी कि अगर हम काई और टी के बीच में क्या खींचे, ग्राफ खींचे, यानी परम ताप पे और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। दो ग्राफ बीच के बता रहे हैं। इधर मान लीजिए परम ताप है, इधर काई से सब्सिट्यूटी है ना। तो जैसे टेम्परेचर में, जैसे कि मान लीजिए कि ये टेम्परेचर यहाँ पे ये रहता है, इसको हम TC कह सकते हैं या थीटा, है ना। जैसे T की वैल्यू यहाँ से बढ़ना शुरू होती है, पदार्थ लव चुंबकीय पदार्थ, यहाँ तक लव चुंबकीय पदार्थ का गुण होता है, यानी कि ये मतलब इस टेम्परेचर बढ़ाने से काई की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी आगे। अभी यहाँ पे ये लव चुंबकीय पदार्थ होता है। मतलब ये हुआ कि इस टेम्परेचर तक कोई पदार्थ लव चुंबकीय पदार्थ बना रहता है। अब जैसे इसका टेम्परेचर आगे होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटना शुरू हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ का मान क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वो व्युत्क्रमानुपात रूप से ऐसे घटता है। यानी कि यहाँ पे जो है काई 1/, परम ताप होता है। या अगर हम इस तरह का ग्राफ खींचे T में और 1/, काई में, स्वतंत्र वाला पद इधर होता है, ये इस पे डिपेंडेंट है। तो इसका जो अब 1/, हो गया, तो यहाँ से ये TC होगा, यहाँ से एक सीधा ग्राफ आएगा, सरल रेखा ग्राफ है, ठीक। क्योंकि अब हमने 1/5 काई में खींचा हुआ है ना। अगर काई T में रहता तो इस तरह का व्युत्क्रमानुपाती में इस तरह का ग्राफ आता है, और ये समानुपाती में सीधी सरल रेखा आती है, ठीक। तो यहाँ तक पदार्थ लव चुंबकीय होता है। ये पदार्थ जैसे इसके बाहर आता है वो अनुचुंबकत्व में बदल जाता है। ये क्यूरी टेम्परेचर तक जो है, यहाँ से यहाँ तक क्यूरी टेम्परेचर तक पदार्थ काई का मान घटता नहीं है ना, कांस्टेंट बना रहता है। और जैसे ही इस यहाँ से यहाँ तक काई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, पदार्थ लव चुंबकीय बना रहता है, और जैसे इस टेम्परेचर से आगे जाते हैं काई की वैल्यू लगातार घटती जाती है और यहाँ तक घटती है, और पदार्थ अनुचुंबकत्व में, और माइनस में अगर हो जाए तो प्रतिचुंबकत्व में बदल जाता है, ठीक। क्यूरी ताप से अगर ताप अधिक हो जाए तो काई की वैल्यू ये आती है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूरी वाइस नियम। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्यूरी वाइस नियम कहते हैं। यानी कि वो परम ताप के ही व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन ये
क्यूरी टेम्परेचर तक कोई पदार्थ एक गुण प्रदर्शित करता है, लौ चुंबकत्व का गुण, और टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो वो गुण खत्म होने लगता है और वो किस में बदल जाता है, अनुचुंबकत्व में। तो क्यूरी ताप से अधिक टेम्परेचर पे चुंबकीय प्रवृत्ति के फार्मूले को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, क्यूरी बायस नियम जिसे कहें। ठीक, अब जो है हम लोग जो है मेसनर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये सब बहुत डिटेल में नहीं है, इसीलिए हम जो है शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए मिटा दिया जाए। ओके, अब देखिए क्या होता है कि प्रतिचुंबकत्व का गुण सामान्यतः सभी पदार्थों में होता है, चाहे वो लौ चुंबकीय हो अनुचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण क्या होता है, सामान्यतः सभी पदार्थों में मौजूद होता है, लेकिन अधिकांश पदार्थों के लिए ये इतना क्षीण होता है, मतलब है कि अधिकांश पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण इतना क्षीण होता है जिसकी वो वहाँ पे अनुचुंबकत्व लौ चुंबकत्व का गुण हावी हो जाता है ना। तो कुछ पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण हावी हो जाता है, कुछ में लौ चुंबकत्व का गुण हावी हो जाता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण तो हाला सब में होता है, लेकिन कुछ पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण कुछ हावी हो जाता है तो प्रतिचुंबकत्व कम हो जाता है, लौ चुंबकत्व का गुण हावी हो जाता है, प्रतिचुंबकत्व का एकदम गुण कम हो जाता है। तो हालांकि ये गुण जो है हर पदार्थ में मौजूद होता है, लेकिन अनुचुंबकत्व लौ चुंबकत्व प्रभाव में इतने हावी होते हैं कि ये जो है इनका गुण समाप्त हो जाता है ना, इनका प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसमें क्या है कि कुछ जो है ऐसे मतलब पदार्थ होते हैं असामान्य जो कहने का मतलब जो असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो अतिचालक होता है। क्या होता है, अतिचालक। तो हम एक इसमें जो है हेडिंग डाल लेते हैं, माइसनर प्रभाव, है ना, माइसनर प्रभाव। ये मतलब आविष्कारक का नाम है माइसनर प्रभाव। तो उन्होंने कहा था कि जो अति असामान्य प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अतिचालक होते हैं। अतिचालक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतिचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। अतिचालक वो होते हैं जिनकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब प्रतिरोध 0 होता है। अगर किसी धातुओं का या ऐसी धातुएं हैं कि जिनका प्रतिरोध 0 होता है तो उसे हम अतिचालक कहते हैं। यानी कि इनका अगर टेम्परेचर कम करते जाएं तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, जब 0 हो जाता है तो वो अतिचालक में बदल जाते हैं। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि इनके अंदर से होकर एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। अतिचालक के अंदर से होकर के एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। किसका मतलब है कि अतिचालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। इसी को हम लोग कहते हैं माइसनर प्रभाव। क्या कहा जाता है, माइसनर प्रभाव। तो कुछ जो असमान प्रतिचुंबकीय पदार्थ अतिचालक जो होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतिचालक ऐसी धातुएं हैं। अतिचालक क्या है, अतिचालक जो है ऐसी धातुएं हैं जिनको अगर बहुत निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए। अतिचालक ऐसी धातुएं हैं यदि इनको बहुत निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो ये
क्या कहते हैं, तो ये पूर्ण चालकता एवं पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये पूर्ण चालकता, वही अतिचालक, पूर्ण चालकता तथा पूर्ण प्रतिचुंबकत्व, चुंबकत्व दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुछ धातु, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है ना। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनसे बाहर रहती हैं, ये भी कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनसे बाहर रहती हैं, इनसे बाहर रहती, मतलब हमने बताया ना कि इनसे होकर कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती हैं। टेम्परेचर इतना कम कर दिया जाए कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, 0 हो जाए। हालांकि हमने इसको चालक को, अतिचालक के बारे में पहले पढ़ाया है ना। इस गुण को अतिचालकता कहते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर कम करता जाए तो उसका प्रतिरोध 0 होता जाता है। जब 0 हो जाता है तो अतिचालक में बदल जाता है, तो इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है ना। तो अतिचालक के बारे में हमने बताया भी था। और वहाँ पे एक क्रांतिक ताप होता है ना, जिस ताप पर जो है कोई पदार्थ अतिचालक में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं, है ना। बाहर रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए जो काई होता है ना वो निगेटिव होता है, और इसका जो सापेक्ष चुंबकशीलता वो 0 होती है। यानी कि 1 से कम होता है इसका मान और ऋणात्मक होता है। काई का मान 1 से कम ऋणात्मक, निवार का मान भी 1 से कम होता है। मतलब क्या है, 0 होता है, 1 से कम या 0 के बराबर होता है ना, 1 से कम या 0। अतिचालक के लिए तो 0 ही होता है। अतिचालक क्या होता है, एक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है और स्वयं प्रतिकर्षित होता है ना। अतिचालक जो है एक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, सिद्ध करता है एवं स्वयं प्रतिकर्षित होता है न्यूटन के तृतीय नियम से। यानी कि प्रतिकर्षित करेगा तो स्वयं प्रतिकर्षित होगा, यानी कि उसको प्रतिकर्षित करेगा चुंबक को तो चुंबक इसको प्रतिकर्षित करता है। तो वही बात है, स्वयं प्रतिकर्षित होता है। तो अतिचालक एक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, स्वयं प्रतिकर्षित होता है न्यूटन के थर्ड नियम से, है ना। तो अतिचालक में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की घटना को ही, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि अतिचालक में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की घटना को ही माइसनर प्रभाव कहते हैं। इसके आविष्कारक के नाम पर माइसनर प्रभाव कहते हैं। अतिचालक में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की घटना को ही माइसनर प्रभाव कहते हैं। माइसनर प्रभाव कहते हैं। अब जैसे ये अतिचालक पदार्थ है मान लीजिए, तो इसका तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर 0 होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से आएंगी तो बाहर निकल जाएंगे, है ना। इसी तरह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी तो बाहर निकल जाएंगे, इसके अंदर से नहीं गुजरेंगे। ठीक, तो अतिचालक के अंदर से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं। तो यही है कि अतिचालक के पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की घटना को ही माइसनर प्रभाव कहते हैं। अतिचालक के, तो अतिचालक ऐसी धातुएं हैं जिनको बहुत निम्न ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो ये पूर्ण चालकता और पूर्ण प्रतिचुंबकत्व दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूर्णतः इनसे बाहर रहती हैं, क्योंकि इनका ये दोनों, ये माइनस होता है, ये जीरो होता है ना। अतिचालक के एक चुंबक को प्रतिकर्षित करता है, स्वयं प्रतिकर्षित होता है, मतलब कि वहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन। किसमें? तुलनात्मक अध्ययन हमारा अब होगा इनमें प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व में तुलनात्मक अध्ययन, मतलब इनमें अंतर है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हेडिंग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ का तुलनात्मक की विशेषता। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है पदार्थों की विशेषता, पदार्थ की विशेषताएं, कभी कभी विशेषताएं आता है, तो आप तीनों का हमने अध्ययन भी हो जाएगा, उनकी विशेषताएं भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम लिख दे रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे हो जाएगा अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ, और यहाँ हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय। तो इन तीनों में इनकी विशेषता भी हम हो जाएगी इसी में, और तुलनात्मक अध्ययन तो अंतर भी हो जाएगा। तो इसमें पहला अंतर तो यही है कि इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये छेद की विपरीत दिशा में थोड़ा चुंबकित होते हैं, ये छेद की दिशा में तो थोड़ा चुंबकित होते हैं, और ये छेद की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। तो पहला तो यही हो जाएगा कि इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकन क्षेत्र कह लीजिए, चुंबकन क्षेत्र में, वही चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर छेद के विपरीत दिशा में, परिभाषा में लिखा है छेद के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित होते हैं उधर, यानी कि विद्युत क्षेत्र द्वारा ही प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला इसका कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकन क्षेत्र में, क्षेत्र में रखने पर छेद की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते, और ये प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से छेद की दिशा में चुंबकित होते हैं।
ठीक। दूसरा इसमें यह है कि इनका चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, इनका भी समाप्त हो जाता है, इनमें कुछ शेष रह जाता है। इसका अभी हम लोग इसका फेरोमैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, शैथिलता यानी शैथिल्य हानि क्या होती है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि इसमें जो है विद्युत क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें भी वही है कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। और इनका समाप्त नहीं होता, क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता। चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकन यानी कि चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होता, कुछ रह जाता, जिसको हम लोग निग्राहिता कहते हैं। तीसरा यह है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर इनको रख दिया जाए तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर भागते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही प्रतिकर्षित होते हैं, ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं और ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। यही बात यहाँ पे हमने लिखा था, मतलब क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, तनिक प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा, है ना। आइए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तनिक आकर्षित होते हैं। और ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक, तो ये है। और इसमें चौथा क्या है, तो ये तीन सामान्य गुण थे, इनमें अंतर था। चौथी बात है कि इसमें जो चुंबकन होता है, मतलब जो आई होता है, इसका कम होता है, ऋणात्मक होता है, और एच के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि आई जो होता है यहाँ पे कम, ऋणात्मक तथा एच के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, अगर परीक्षा में आता है तो अब सारी प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, कुछ लिख देंगे जो मेन है। तो इसमें आई कम होता है, इसके लिए आई ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं तो उसको ऋण मान लिया जाता है। कम चुंबकित होते हैं तो इसलिए कम होता है। और इस पे जो चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है उसके ये समानुपाती होते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है। तो जिसके लिए जो काई की वैल्यू होती है वो एच आई पर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए इन दोनों में ग्राफ हम खींचेंगे अभी आगे, तो एक सरल रेखा आता। इसमें आई कम धन होता है लेकिन धनात्मक होता है, आई जो है कम धनात्मक तथा एच के समानुपाती होता है, समानुपाती व अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे क्या है
एनसीईआरटी यहाँ पे बहुत सारे हमने 7-8 प्रॉपर्टी है, जिसमें खास प्रॉपर्टी है जो आप लिखना चाहें। तो अभी जो खास है वो काई की है, म्यू की है, म्यूआर की है कि क्या क्या इनमें होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये आई तो बहुत अधिक होता है, मतलब उसी का उल्टा लिखते चले आएंगे, थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। आई बहुत अधिक, धनात्मक तो होगा ही, लेकिन आई एच के समानुपाती नहीं होता है इसमें, है ना। यहाँ में क्या है कि आई जो है एच के ठीक समानुपाती नहीं होता, मतलब इसमें ग्राफ जो खींचा जाएगा इन दोनों में तो सरल रेखा आएगा, इसमें सरल रेखा नहीं होता है। तो आई जो है एच के समानुपाती नहीं होता, समानुपाती नहीं होता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं और सारे को तरफ। इसको मिटा दिया जाए। पांचवा गुण क्या होता है? अब देखिए इसमें जो पांचवा, चार तो हो गए, पांचवा पांच हो गए ना, छठवां पांच हो गया, चार जो भी हो पांच हो गए। छठवां यह है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करते हैं, यानी यहाँ पे इसकी बात होगी। अब छठवां जो भी है चुंबकीय प्रवृत्ति, वो एक से कम होती है इसके लिए, और ऋणात्मक होती है और ताप पर निर्भर नहीं करती, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करती है। एक में ही लिख सकते हैं। तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है ना, एक से कम होती है और ताप पर निर्भर नहीं करती है। मतलब इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वह एक से कम होती है, एक से कम, यानी कि 0 से कम होती है, एक से कम होती है और ऋणात्मक होती है। इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है एक से कम होती है और एक से कम तथा ऋणात्मक होती है, तथा ताप पर निर्भर नहीं करती। मतलब एक क्यूरी नियम इस पे नहीं लागू होता, निर्भर नहीं करती। मतलब इसकी जो काई होती है वो 0 से छोटी होती है, एक से कम, मतलब 0 से ही कम है तो एक से कम है, और -1 से अधिक होती है। -1 से क्या होती है? अधिक होती है। तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम ऋणात्मक होती है और तथा ताप पर निर्भर नहीं कर, मतलब इस पे क्यूरी नियम नहीं लगता है। मतलब क्यूरी मतलब ये प्रतिचुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव है, तो ताप पर निर्भर नहीं करते, तो प्रतिचुंबकत्व पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से तो कम होती है लेकिन धनात्मक होती है और ताप पर निर्भर करती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई 1 से कम तथा धनात्मक होती है और ताप पर निर्भर करती है, ताप पर
निर्भर करती है। तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, वो एक से कम तो होती है, लेकिन हाँ एक से कम होती है और धन होती है, मतलब 0 से बड़ी होती है इसकी। यानी कहने का मतलब है काई जो है 0 से बड़ी लेकिन 1 से कम होती है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम होती है। मतलब क्या हुआ, 1 से कम 0 से बड़ी होती है, तो 0 से बड़ी है धनात्मक, ये 0 से छोटी है तो ऋणात्मक होगी। यानी 1 से छोटी हो या ऋण होगा, तो क्या है, बल्कि ऋण 1 से बड़ी होगी। इसमें काई जो है वो 1 से बहुत अधिक, 1 से अधिक धनात्मक तथा ताप पर निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तो कहने का मतलब इसका जो काई होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब 1 से बहुत अधिक होता है। और ये ताप पर निर्भर करती, मतलब यहाँ पे जो ये है काई जो है समानुपाती 1/, टेम्परेचर वो निर्भर, यहाँ पर भी काई जो है वो 1/T होता है, ठीक है। क्यूरी नियम यहाँ पे फॉलो होता है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ना, इसका मान घटता जाता है, तो चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, ठीक। अब इसमें 7वां क्या होता है कि इसका जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है म्यू आर, वो 1 से कम होती है, 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से कम होती है। 0 से बड़ी या 1 से कम कह लीजिए, या 0 के बराबर होती है। तो इसलिए इसका जो चुंबकशीलता माध्यम का होता है म्यू जो है वो निर्वात से कम होता है। कहने का मतलब ये होता है कि प्रतिचुंबकत्व निर्वात में जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ से उससे कम गुजरती हैं, क्योंकि इसका म्यू नॉट से कम है, क्योंकि म्यू आर 1 से कम होता है। म्यू आर 1 से क्या होता है, कम होता है। म्यू आर समझ रहे हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता होती है, इसका मान 1 से अधिक 0 से बड़ा होता है, और 1 से कम है लेकिन ऋणात्मक नहीं होती। और यहाँ पर भी इसका और ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो जो क्या होता है उससे जो है रख दे तो निर्वात के अपेक्षा उसमें क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाती है। और यहाँ पे जो 7वां है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 1 से अधिक होता है, म्यू आर की वैल्यू 1 से क्या होता है, अधिक होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 से अधिक है लेकिन 2 से कम होती है, 1 से अधिक लेकिन 2 से कम होती है। तो यहाँ पे जो है म्यू ग्रेटर देन होता है म्यू नॉट, मतलब इस पदार्थ को अगर रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में तो निर्वात के अपेक्षा उनसे ज्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। और यहाँ पे तो म्यू आर का मान जो होता है बहुत वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है 1 से, यानी 2 से भी अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसका म्यू भी वेरी वेरी म्यू नॉट होता है, मतलब है कि इससे हो निर्वात के अपेक्षा इस पदार्थों से बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर अट्रैक्ट करने का गुण इनमें ज़्यादा होता है, ठीक। अब एक 8वां है, हमने एग्जाम्पल तो इनके लिखवा दिए हैं, एग्जाम्पल आप देख लेना वहां पे, है ना, एग्जाम्पल आप देख लेना। ये ठोस
द्रव, गैस तीनों में होता है। और ये भी तीनों में होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। इसमें केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होता है। मतलब आयरन, निकिल, कोबाल्ट देखेंगे, गैडोलिनियम, तो ये सब ठोस है। इसमें आप देखेंगे तो द्रव भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा। इसमें देखेंगे तो आपको इसमें सोडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड है, सोल्यूशन साल्ट का कोई सोल्यूशन हो। इसमें H2O होता है, देखो पानी है, N2 और H2 गैस होता है, हीलियम है, ठीक। सिक्का जितनी धातुएं होती हैं, तो इन तीनों में, इनमें केवल क्रिस्टलीय ठोसों में होता है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम लेकिन धनात्मक होती है, इसकी 1 से बहुत ज़्यादा होती है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट विद कमांड। क्यूरिनियम लव, सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से कम मतलब 0 से बड़ी होती है, इसलिए उस माध्यम की चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है। इसकी चुंबकशीलता तो 1 से अधिक होती है लेकिन 2 से कम होती है, और इसकी ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन होती है 1 से, इसलिए ये भी ज़्यादा होता है। इन पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्षेत्र रेखाएं निर्वात की अपेक्षा उनसे होकर ज़्यादा गुजरेंगे। इसमें भी निर्वात की अपेक्षा गुजरेंगे, इसमें तो निर्वात में ज़्यादा गुजरेंगे, उनसे होकर नहीं गुजरेंगे, है ना। तो ये था तुलनात्मक अध्ययन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमने इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल, उदाहरण लिखवाया, उदाहरण आप रट लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके, तो ये था इनमें तुलनात्मक अध्ययन। अब इसकी विशेषता भी, आप अगर किसी सिंगल का पूछे तो आप विशेषता भी लिख सकते हैं, तीनों की अलग अलग उदाहरण है, लिखाया है, पूछा भी जाता है 1-2 नंबर में, और आप इसमें अंतर भी बता सकते हैं कि क्या है, ठीक। अब हम लोग एक फेरोमैग्नेटिक मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ की एक परिघटना पढ़ेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौह चुंबकीय पदार्थ का एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम लोग शैथिल्यता कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 1 मिनट। वो कहा जाता है शैथिल्यता या शैथिल्य हानि क्या होता है, तो वो उस चीज़ के बारे में है। फिर हम लोग नर्म लोहे और क्या कहते हैं फौलाद यानी स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर पढ़ेंगे। अक्सर पूछा जाता है कि नर्म लोहा और फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर क्या है, परमानेंट मैग्नेट किसके बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे का कहाँ उपयोग होता है और स्टील का परमानेंट मैग्नेट का कहाँ उपयोग होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो चलिए इसमें जो हम लोग हैं, अब हेडिंग है, मतलब हेडिंग क्या है कि ये क्या नाम है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो है, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए ये जो एक ग्राफ खींचेंगे, तो ये जो शैथिल्यता होती है या शैथिल्य हानि, जिसको हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस या हिस्टेरिसिस किसे कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग शैथिल्यता क्या होती है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है जो केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होती है, यानी चुंबकीय प्रतिचुंबकित नहीं। तो लिखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थों
पदार्थों के लिए I व H के बीच ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए एक ही होता है, I मतलब चुंबकन क्षेत्र और B जो होता है नेट चुंबकीय क्षेत्र होता है, तथा H के बीच ग्राफ है ना। इसी ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी ग्राफ के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, कि शैथिल्य हानि क्या होता है। तो देखिए ग्राफ जो खींचा जाएगा वो किसके बीच खींचा जाएगा, I और H के बीच। इस डायरेक्शन में चुंबकन क्षेत्र है और इस चुंबकन है, इस डायरेक्शन में चुंबकन क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पे इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा आगे। ये चुंबकन क्षेत्र है और यहाँ पे I और B जो है डायरेक्शन में। अब देखें कि लौह चुंबकीय पदार्थ के बीच I और H के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो उसकी पोजीशन अभी हम बताएंगे कैसे आएगी। एक चीज जो है हम बताना भूल गए, हालांकि उसको अभी हम बता देंगे। अभी चलिए अच्छा बता देते हैं कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है, काई जो होती है, वो प्रतिचुंबकत पदार्थ में IH पे निर्भर नहीं करती है। तो I प्रोपोर्शनल H होता है, हम वहाँ पे थोड़ा सा अंतर में वहाँ लिखवाना चाहिए था। इनके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा होता है, और यही कहानी अनुचुंबकत्व के लिए भी होती है। अंतर में एक लाइन में जहाँ हमने ये डिपेंडेंसी पढ़ा रहे थे वहाँ तो हमने बोला है, लेकिन ये ग्राफ नहीं बनाया। उसी तरह से अनुचुंबकत्व के लिए भी होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होता है कि I का मान H पे निर्भर नहीं करता है, मतलब I H के समानुपाती ठीक नहीं हो, मतलब ठीक। तो इसके लिए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखी नहीं आएगा, मतलब इस तरह से आता है, वक्री होता है। तो वही फिलहाल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। वही चीजें यहाँ पर है कि I और H प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के वो क्या होते हैं, जो प्रोपोर्शनल नहीं होते, इसलिए जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा नहीं आता, बल्कि क्या होता है, एक वक्र रेखा होता है। जबकि प्रतिचुंबकत्व के लिए, अनुचुंबकत्व के लिए ऐसा होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है हिस्टैरिसीस ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक वो है, क्या नाम है, एक धारावाही कुंडली है, मतलब परिनालिका है, इसमें I करंट बह रही है। जब धारावाही परिनालिका में एक I करंट बहती है तो उसके अंदर उस करंट स्रोत है, उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र मतलब H या B उत्पन्न होता है। तो V0 जिसको कह लीजिए, मीडियम में उसकी वैल्यू म्यू नॉट H हो जाती है तो उसको V0 कहा जाता है। और मटेरियल के भीतर या I, प्योर I को ही हम लोग H कहते हैं, वो स्रोत होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब क्या करते हैं कि उसके भीतर एक मटेरियल रख देते हैं, कौन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। तो जब कुंडली के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं, जैसे कि ये धारावाही कुंडली है, इसमें I करंट मान लीजिए बह रही है और इसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कर दिया।
इस पे एच लगा हुआ है ना, जिसको आप म्यू एच कह ले लीजिए या वी नॉट कह लीजिए, हो सकता है। अब क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, प्रत्येक परमाणु एक छोटा चुंबक होता है, सारे चुंबकीय आघूर्ण जो है बिखरे हुए होते हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होते हैं कि वो इसके डायरेक्शन में संरेखित होने लगते हैं, यानी उनका चुंबकन होना शुरू होता है। ठीक, तो उनका जब चुंबकन शुरू होना लगता है, या ओ लिखिए या ये जो भी है, तो मान लेते हैं ओ ही है या ए से शुरू करिए, तो धीरे धीरे एच के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आई की वैल्यू इसमें इसके अंदर जो है चुंबकन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो उसके परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं वो संरेखित होने लगते हैं, एक दिशा में होने लगते हैं, अंदर उनके चुंबकत्व का उड़ाने लगता है। तो धीरे धीरे एच के बढ़ाने पर आई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन बाद में जाकर के आई एच के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसलिए ये जो है एक सरल रेखा टाइप नहीं होता, कर्व टाइप का होता है। तो यानी कि जो ग्राफ इसका होता है वो धीरे धीरे ऐसा जा करके ऐसे हो जाता है, यानी कि पहले तो प्रोपोर्शनल होता है लेकिन बाद में ये इस तरह का होता है, कर्व हो जाता है ना। ये आई एच पे तो निर्भर करता है ना, इसके लिए इसमें आई जो है एच पे निर्भर करता है, और वहां पर भी तीनों में आई निर्भर करता है, लेकिन इसके वहां पे समानुपाती होते हैं, जैसे जैसे एच बढ़ता है वैसे वैसे आई बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समानुपाती नहीं होते, है ना। एक सीमा ऐसी आती है कि ये वक्र हो जाता है, मतलब यहाँ तक तो ये सीधा आता है, लेकिन यहाँ से जाते हुए ऐसे वक्र टाइप का हो जाता है, ऐसे हो जाता है ना। तो ये मान लीजिए ए पर जाकर के सैचुरेटेड पोजीशन, तो इस यहाँ पे क्या होता है, एच एस और आई एस, इसे हम आई एस कहते हैं, मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम चुंबकत्व हो गया। अब हम एच की वैल्यू यहाँ पे जब इसके अंदर ये इस पदार्थ पूरी तरह चुंबकित हो गया तो उस अधिकतम मान को हम सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ एच कहते हैं, मतलब संतृप्त चुंबकन क्षेत्र और संतृप्त चुंबकन हो जाता है। आई एस और आई एच एस से प्रदर्शित करते हैं ग्राफ में। अब हम यहाँ पे एच का मान बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, आई नहीं बढ़ रहा, आई अब सैचुरेटेड हो गया बढ़ना, आई क्या हो गया, अब सैचुरेटेड हो गया, अब ये इस तरह से जाने लगा। तो कहने का मतलब ये हुआ क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसके जितने भी परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण था वो सब अलाइनमेंट हो गए, मतलब किसके, छेद के डायरेक्शन। अब सब क्या हो गए, एक डायरेक्शन में हो गए, तो इनका मैक्सिमम चुंबकत्व हो गया। अब हम एच का मान कितना हो बढ़ाएंगे, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो तब अलाइनमेंट हो गए। जब तक उनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इधर उधर बिखरे थे तो वो ए लाइन हो रहे थे, एक संरेखित हो रहे थे, तब तक तो बढ़ रहा था। जब सभी परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण जब एक दिशा में हो गए तो बढ़ना बंद हो गया, आप सैचुरेटेड पोजीशन आ गई, मतलब मैक्स एच को बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं बढ़ रहा, तो वो सैचुरेशन पोजीशन हो गई। अब हमारी बात आती है इसको वापस लाने की, जिसको हम लोग अभी कहेंगे कि शिथिलता क्या कहते हैं, है ना। यानी हम लोग इसको शिथिल लूप किसे कहते हैं और शिथिलता क्या होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि एच की वैल्यू घटाना शुरू करते हैं, यानी इसको डीमैग्नेटाइज यानी विचुंबकन करने की कोशिश कर रहे हैं, करंट को धीरे धीरे कम करना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम करंट को कम करना शुरू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होनी, यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण थे, जो अलाइनमेंट थे एक दिशा में, वो बिखरना शुरू होते हैं। तो धीरे धीरे ग्राफ जो है वो जब विचुंबकन होता है तो क्या होना चाहिए कि ग्राफ जो है इसी लाइन में वापस आना चाहिए, लेकिन वापस नहीं आता है। वो ग्राफ
ऐसा आता है कि ये यहाँ से कुछ ऐसे आता है, इस डायरेक्शन में गया लेकिन वापस ऐसे आता है, इसको हम मान लेते हैं ये बी पोजीशन। ग्राफ कैसे आता है? ऐसे, यानी कि उसी बी चुंबकन के दौरान उसी पथ का अनुसरण नहीं होता है। मतलब आई जो है यच के रास्ते का अनुसरण नहीं करता। मतलब है कि आई जो है वो क्या हो जाता है, यच से पीछे रह जाता है। यच से क्या, ये जीरो हो जाता है लेकिन ये जीरो नहीं होता है, मतलब ये पीछे रह जाता है। मतलब ये तो वापस यहाँ आता है लेकिन ये वापस नहीं रह पाता। तो यच के जीरो होने पर आई जीरो नहीं होता, बल्कि आई या बी यच से पीछे रह जाता है। इस पीछे रहने को ही हम लोग शैथिल्यता कहते हैं। मतलब जब हम यच की वैल्यू घटाएंगे तो उसके अनुरूप आई नहीं घटता है। मतलब उसके सारे जो परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन थी वो एक दिशा में थे, यच हटाने पर वो बिखरते नहीं हैं। कुछ तो बिखर जाते हैं इधर उधर, लेकिन कुछ उसी तरह में अलाइनमेंट रहते हैं। मतलब उसके अंदर जो कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, कुछ चुंबकत्व क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। और इसी शेष चुंबकत्व को हम लोग क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। चुंबकत्व के पदार्थ में चुंबकन क्षेत्र हटाने पे पदार्थ में चुंबकत्व शेष रह जाने को ही हम लोग धारणशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। कि पदार्थ में चुंबकत्व के शेष रह जाने के गुण को क्या कहा जाता है, धारणशीलता कहते हैं, यानी रिटेंटिविटी कहते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि अब जब हम यह हटाते हैं तो इसके जो अलाइनमेंट थे सभी परमाणु का एक डायरेक्शन में, सब बिखर नहीं पाते, कुछ फिक्स रह जाते हैं। मतलब अब नहीं हटते हैं, उसी डायरेक्शन में रह जाते हैं, वापस नहीं आ जाते। ऐसा गुण फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही पाया जाता है। अब उन्हें पूरी तरह से विचुंबकित करना है। पूरी तरह से क्या करना है, विचुंबकित करना है। तो हम क्या करते हैं कि एच को एंड डायरेक्शन पलट देते हैं। मतलब है कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव कर देते हैं। मतलब हम एच को विपरीत दिशा में लगाते हैं। एच को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में। तो एच के उस मान को जिस पर ये आकर के जीरो हो जाए, कहने का मतलब है विपरीत दिशा में लगाने का मतलब है कि ये ऐसे, है ना। तो यहां पे सी पे आकर के चुंबकत्व देखो, ये जो है ना ओबी, जो धारणशीलता है जिसको हम लोग ओबी से करें, तो एच के उस मान को जिस पर आई का मान जीरो हो जाए तो उसको निग्रह बल कहते हैं, कोर्सिव फोर्स। क्या कहते हैं, मतलब विपरीत दिशा में एच के उस मान को, नेगेटिव डायरेक्शन में एच के उस मान को जिस पर आई और बी क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, एच के उस मान को हम लोग निग्रह बल कहते हैं। और ये ओसी द्वारा प्रदर्शित है। किसके द्वारा, ओसी द्वारा। और धारणशीलता किसके द्वारा है, ओबी के द्वारा। ठीक। तो एच को जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में लगा करके इसको हम विचुंबकित करते हैं, अब जाके विचुंबकित हुआ। अब हमने एच की डायरेक्शन जो इधर माइनस कह सकते हैं। अब क्या होता है कि अब तो वो पूरी तरह विचुंबकित हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, विचुंबकित। अब हम विपरीत डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में हम एच की वैल्यू धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अब क्या होता है, फिर इसका विचुंबकन शुरू होता है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। जो अलाइनमेंट द्विध्रुव आघूर्णों का इधर था, अब इधर होने लगता है। अब क्या होता है, एच नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो आई की वैल्यू बढ़ती है। आई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। मतलब धीरे धीरे फिर चुंबकत्व तो क्या होता है, होने लगता है। और फिर जा करके फिर क्या होता है, डी पे जा करके फिर कांस्टेंट सैचुरेटेड पोजीशन आ जाती है। डी पोजीशन पे फिर क्या हो जाती है, सारे इसके द्विध्रुव आघूर्ण अलाइनमेंट हो जाते हैं विपरीत डायरेक्शन में। यानी कि क्या हो जाती है, वहां पे
फिर सेचुरेशन पोजीशन आ जाती है। यानी कि अब H की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे, अब वो उनका चुंबकत्व नहीं बढ़ेगा, उनका चुंबकत्व नहीं बढ़ेगा। मतलब सारी प्रोसेस इधर की है, बशर्ते हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए इस करंट के डायरेक्शन को उलट दिया, एच को ही उलट दिया कि ये जितना भी अलाइनमेंट रुका हुआ था इस डायरेक्शन में वो फिर उधर चला जाए या बिखर जाए, जीरो हो जाए। अब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में जब हम लगाते हैं एच तो फिर क्षेत्र तो लगा, बशर्ते फर्क क्या हुआ कि जो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इस डायरेक्शन में अलाइन हुआ था अब उधर धीरे धीरे होने लगे, तो किसी भी डायरेक्शन में होने लगे, लेकिन फिर अब चुंबकत्व का गुण आई का चुंबकन का मान फिर बढ़ने लगा। और एक सीमा ऐसी आएगी कि जब सारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अलाइनमेंट हो जाएंगे, मतलब एकदम एक सीध में हो जाएंगे, तो इनका चुंबकत्व पूरी तरह हो जाएगा। अब एच का मान बढ़ाते जाएंगे कितना हो इधर, और ये बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा। ठीक, तो ये पूर्ण चुंबकत्व हो गया, यानी सैचुरेटेड पोजीशन आ गई। अब फिर यही प्रक्रिया करेंगे कि इसको क्या करेंगे, अब एच की वैल्यू फिर घटाना शुरू करेंगे। तो जब हम एच की वैल्यू घटाते हैं तो ये आई की वैल्यू भी घटती है, यानी चुंबकत्व धीरे धीरे कम होता है, कम होते होता, लेकिन क्या होता है, घटाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जब हम एच की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो ये जीरो नहीं होता, ये जीरो क्या है, नहीं होता। फिर आई इतना जो है इसको हम ई, यानी इतना चुंबकत्व उसमें शेष रह जाता है, ये वाली चीज डीमैग्नेटाइजेशन का है। यहाँ तक भी चुंबकत्व शेष रह जाता, फिर उसको उल्टे डायरेक्शन में लगाते हैं करंट को, आई को जीरो यानी बी डीमैग्नेटाइज यानी बी चुंबकित करने के लिए, तब जा कर के यहाँ पे वो जीरो हो जाता है। जब हम एच का फिर मान उलट देते हैं तो यहाँ जा कर के एफ, तो ओ सी और ओ एफ इसे निग्राहिता कहा जाता है, और ओ ई और ओ बी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे करीब करीब ये थोड़ा बराबर होना चाहिए, ये तो ई और ये लगभग क्या होना चाहिए, बराबर। फिर यहाँ जा कर के क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, अब फिर जब जीरो हो जाता है फिर एच की वैल्यू इसी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है, फिर चुंबकत्व बढ़ता है, फिर जो जाके सैचुरेटेड हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, जाके सैचुरेटेड हो जाता है। तो एक पूरी साइकिल जो हो ये, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि O से A तक मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर A से B तक डीमैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं होता, इतना उसमें चुंबकत्व शेष रह जाता है। फिर उसको नेगेटिव डायरेक्शन लगाते हैं तो यहाँ तक, यानी A से C तक डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फिर C से A तक मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर D से F तक डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फिर ये मैग्नेटाइजेशन, एक पूरी साइकिल होता है। ठीक, तो इस तरह से प्रक्रिया चलती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आई और एच के ठीक प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और शिथिलता उसको कहते हैं कि चुंबकन जो होता है आई और बी से, बी जो होता है एच से क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइजेशन के समय पीछे रह जाता है, लैगिंग बिहाइंड, मतलब इससे पीछे रह जाने को ही शिथिलता कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिलता कहते हैं, पीछे रह जाने को ही शिथिलता कहा जाता है।
और ये जो लूप है O A B C D E F A, इसको हम लोग शैथिल्य लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? शैथिल्य लूप कहते हैं। और इस ग्राफ से भी स्पष्ट है कि I H से पीछे रह जाता है और पीछे रह जाने को ही शैथिल्यता हिस्टेरिसिस कहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि H के शून्य हो जाने पर भी लव चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व शेष हो जाता, I जीरो नहीं हो रहता है। तो इस शेष रह जाने के गुण को ही क्या कहते हैं? इसको धारणशीलता कहते हैं। अब विपरीत दिशा में H के उस मान पर जिसपे I और B जाकर के जीरो हो जाता है, ये क्या हो जाता है? उसको निग्रह बल कहते हैं और इस गुण को निग्राहिता कोर्सिविटी कहते हैं। कोर्सिविटी। ठीक। अब यही प्रक्रिया जो इस साइड हुई थी, अब वही प्रक्रिया विपरीत डायरेक्शन में होगा तो यहाँ तक होगा, फिर उसको घटाएंगे, यहाँ आएगा, फिर H की वैल्यू को विपरीत दिशा में ले आएंगे तो फिर जाके जीरो होगी, फिर इस दिशा में बढ़ाएंगे, फिर मैग्नेटाइजेशन होगा। तो एक पूरी साइकिल हो जाता है। ठीक। तो ये देखो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन है। ठीक। तो इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक। हमने इसको समझा दिया। अब रही बात इसको लिखवाने की, चलते हैं लिख लेते हैं इसको। हम लिखेंगे कि लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए IH वक्र की आकृति चित्र में प्रदर्शित है। लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए IH वक्र की आकृति चित्र में प्रदर्शित। हालांकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग ये OB OE धारणशीलता है, OF OC निग्राहिता है, और यहाँ से यहाँ तक जो नेगेटिव डायरेक्शन में H का मान है उसे निग्रह बल कहते हैं। तो आप इस आकृति को आप जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको लिखवा देते हैं। ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अब आकृति। ठीक। अब हम कहेंगे कि वक्र क्या था? O था, A B C E F A, ये था ना, O A B C E F A को IH वक्र अथवा शैथिल्य लूप कहते हैं। शैथिल्य लूप कहते, इनको IH वक्र अथवा शैथिल्य लूप कहते हैं। IH वक्र कहेंगे या इसको हम लोग क्या कहेंगे? शैथिल्य लूप या पास कहेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे कि इस वक्र से स्पष्ट है कि I या B चुंबकन क्षेत्र H से पीछे रह जाता है। पीछे रह जाते हैं या रह जाता है या पीछे रहते हैं। मतलब जब हम इसको घटाते हैं तो उसका अनुसरण नहीं होता, मतलब उससे वो H जीरो होने, पीछे रहने का मतलब है कि H जीरो पे पहुंच गया, ये सब जीरो नहीं होते, मतलब पीछे रहते, उसी रास्ते का अनुसरण नहीं करते। इस पीछे रहने को ही, इस पीछे रहने को ही शैथिल्यता कहते हैं। शैथिल्यता यानी हिस्टेरिसिस कहते हैं, जिसको हम लोग
हिस्टेरिसिस। क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस, सॉरी, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस कहते हैं। शिथिलता में पीछे रहने को ही शिथिलता कहते हैं। अब क्या है कि चुंबकन क्षेत्र H को अगर हम शून्य हो जाता है तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन शेष रह जाता है, तो अवशेष चुंबकत्व भी उसको कहा जाता है। इसे ACAF से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकन क्षेत्र H के शून्य हो जाने पर, चुंबकन क्षेत्र H के शून्य हो जाने पर जो है कुछ पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। कुछ चुंबकत्व क्या हो जाता है? शेष रह जाता। अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। इसे पदार्थ का अवशेष चुंबकत्व कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। और चित्र में किससे प्रदर्शित किया गया था? इसमें OA, OB और OB, OE द्वारा प्रदर्शित है ना, OB OE द्वारा। ठीक है। तो पदार्थ में चुंबकत्व को शेष रह जाने के गुण को ना यहाँ पे लिखेंगे कि पदार्थ में चुंबकत्व के शेष रह जाने के गुण को, पदार्थ में चुंबकत्व के शेष रह जाने के गुण को क्या कहते हैं? धारणशीलता, धारणशीलता कहते हैं। मतलब इसको रिटेंटिविटी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको मिटाएं क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा होने जा रहा है, जल्दी ख़त्म करना है। आप लोग इससे थोड़ा थोड़ा करके आप लोग हमें जल्दी ख़त्म करना है, तो आप लोग इसको एक दिन में नहीं 2 दिन में पढ़िएगा आराम से। ठीक। तो पदार्थ में चुंबकत्व के शेष रह जाने के गुण को धारणशीलता कहते हैं। ठीक। और शिथिलता हम क्या बताए दिए कि H जब आगे जा रहा है 0 हो जा रहा है, लेकिन ये सब 0 नहीं, पीछे रह रहे हैं, तो पीछे रहने को ही शिथिलता कहते हैं। मतलब है कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर पूरी तरह विचुंबकित नहीं रह जाता, कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है, इसी को हम लोग धारणशीलता भी कहते हैं। ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि अब विपरीत दिशा में H के उस मान पर, अब H की वैल्यू हम क्या करेंगे? इसको 0 करना है ना, तो हम उसको विपरीत दिशा में लगाएंगे। विपरीत दिशा में H के उस मान को जिस पर IRB शून्य हो जाता है, शून्य हो जाते हैं का मान, I का मान निग्रह बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्सिव फोर्स का निग्रह बल कहते हैं, निग्रह बल कहते हैं, कोर्सिव फोर्स। इसको हम लोग सिर्फ फोर्स कहते हैं, निग्रह बल, कोर्सिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोर्सिव फोर्स। अब आता है निग्राहिता क्या होती है। अब इसको चित्र में हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? चित्र में देखिए किससे प्रदर्शित किया गया था, इधर है OF
और OC द्वारा, चित्त में OC तथा OF से प्रदर्शित है ना, OF OC द्वारा प्रदर्शित। अब लिखेंगे कि विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र आरोपित करके, यहाँ पे लिखेंगे कि विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र आरोपित करके, क्या करके, आरोपित करके, यानी विपरीत दिशा में पदार्थ को विचुंबकित करने, पदार्थ को विचुंबकित करने की क्रिया को या करने को निग्राहिता कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं, कोर्सिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्राहिता, कोर्सिविटी, कोर्सिविटी कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखें। एक चीज और है कि निग्राहिता मतलब विचुंबकन की प्रक्रिया, और चुंबकन धारणशीलता जो है, चुंबकत शेष जो होता है उसको कहा जाता है, उस गुण को, चुंबकत शेष रह जाने के गुण को धारणशीलता कहा जाता है। निग्राहिता क्या है कि IB चुंबकत्व शून्य हो जाए, मतलब है कि विचुंबकन की क्रिया को निग्राहिता कहा जाता है। विचुंबकन की क्रिया को क्या कहा जाता है? निग्राहिता कहा जाता है। अब एक चीज और है कि ऊर्जा हानि, तो लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन तथा विचुंबकन के जो है एक चक्र में, तो लौ चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन के एक चक्र में, मतलब एक लूप में, पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा हानि जो होती है उसको, वो जो होती है वो शैथिल लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है, शैथिल लूप के क्षेत्रफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि जो लवचुंबकीय पदार्थ के चुंबकन विचुंबकन की जो क्रिया है, लवचुंबकीय पदार्थ के चुंबकन और विचुंबकन की जो क्रिया है ना, तो किसी लवचुंबकीय पदार्थ के चुंबकन विचुंबकन में, है ना, पदार्थ के एकांक आयतन में, पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा हानि जो होती है वो IH ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि लव चुंबकीय पदार्थ के, लव चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन व विचुंबकन, चुंबकन व विचुंबकन के एक चक्र में, एक चक्र में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली जो ऊर्जा हानि होती है वो IH वक्र के, IH वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यानी कि जो लूप का क्षेत्रफल होता है, चुंबकन विचुंबकन के समय जो लूप का क्षेत्रफल होता है वो पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली, लव चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली ऊर्जा हानि के बराबर होता है। ऊर्जा हानि के बराबर होता है मतलब किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर। मतलब जो हमारा W होता है, हालांकि यहाँ पे वक्र जो है कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल वक्र होता है, तो इसलिए इंटीग्रल क्लोज होता है, तो ये, तो यहाँ पे IDH से इसको निकाला जाता है। R इसको हम लोग ऐसे लिखा सकते हैं, BDH, ये उसके बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पे जो है
जब बी रखेंगे तो यहाँ पे म्यू बाहर आ जाएगा। अगर आई डी एच है तो म्यू नहीं रहेगा, अरे बी रहेगा तो डी एच म्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे बी अगर रहेगा, बी रहेगा, हम आई लिख दिए सॉरी, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर म्यू नॉट है ना, इसको आई के रूप में लिखेंगे तो म्यू नॉट आई डी एच, म्यू नॉट क्या होता है, आई डी एच, ये फार्मूला होता है। यानी आप यहाँ से म्यू नॉट बाहर कर लीजिए तो ये आई डी एच। इससे हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे ऊर्जा हानि। इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, ऊर्जा हानि। तो ये फार्मूला है ऊर्जा हानि निकालने के लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि जब बी जो वो बी है ना, जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे कहने का मतलब कि मटेरियल के अंदर है तो उसको हम लोग आई से कहते हैं। कि जैसे ये बाहर आता है जिसको हम लोग बी कह सकते हैं, बी आई जो है, तो म्यू नॉट आई हो जाता है। तो इसलिए बी के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर वाला है, किसके, मटेरियल के अंदर। जब इसका प्रभाव बाहर लेते हैं निर्वात में तो म्यू नॉट आई हो जाता है। जब तक मटेरियल के अंदर है वो आई होता है, बाहर आते ही वो ये हो जाता है। तो इसीलिए हमने बी की जगह म्यू नॉट आई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी और डी एच का जो प्रोडक्ट होता है उसका क्लोज इंटीग्रल अगर हम निकाल लेंगे तो हमें किया गया कार्य आएगा। या आई और डी एच का प्रोडक्ट का अगर क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, आई का डी ए के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, एक आखिरी टॉपिक है नर्म लोहे और फौलाद यानी स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर। चलिए, आखिरी टॉपिक है, हेडिंग भी है कि नर्म लोहे तथा फौलाद, फौलाद मतलब स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर, चुंबकीय गुणों में अंतर। ठीक, क्वेश्चन एक तरह से अंतर लिखिए, प्रमुख अंतर लिखिए, प्रमुख अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। ठीक, प्रमुख अंतर लिखना है। तो देखिए, एक चीज है कि जो नर्म लोहे होते हैं उनकी चुंबकशीलता अधिक होती है और वो जल्दी चुंबकित भी चुंबकित होते हैं। जो नर्म लोहे होते हैं उनकी चुंबकशीलता अधिक होती है और मैग्नेटाइज जल्दी जल्दी होते हैं, तो मतलब चुंबकशीलता अधिक होती है और धारणशीलता जो है कम होती है। रिटेंटिविटी क्या होती है, नर्म लोहे की कम होती है। रिटेंटिविटी मतलब है कि उसको जब हम मैग्नेटाइज करेंगे तुरंत मैग्नेटिक हो जाएंगे, लेकिन डीमैग्नेटाइज करेंगे तो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएंगे, धारण नहीं रख पाते चुंबकत्व को। तो धारणशीलता उनकी कम होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति ज़्यादा होती, चुंबकशीलता ज़्यादा होती है ना। और जो फौलाद स्टील है उसकी जो, अगर वो चुंबक है, अगर स्टील का चुंबक है तो स्टील के चुंबक की जो चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चुंबकशीलता तो कम होती है ना। मतलब वो जल्दी चुंबकित नहीं होते ना विचुंबकित होते हैं। एक तो जल्दी चुंबकित नहीं होंगे, अगर चुंबकित हो गए तो विचुंबकित नहीं होंगे, और इनकी धारणशीलता अधिक होती है। इनकी धारणशील मतलब है कि ये चुंबकत्व को धारण कर लेते हैं, विचुंबकित कठिनाई से होता है इनका।
विचुंबकन क्या होता है? कठिनाई से होता है। तो पहला अंतर यह है कि जो नर्म लोहे का चुंबकशीलता अधिक और स्टील फौलाद की चुंबकशीलता कम होती है। नर्म लोहे का चुंबकन विचुंबकन आसानी से किया जा सकता है और फौलाद का चुंबकन विचुंबकन कठिन होता है, आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये प्रमुख। और फौलाद का धारणशीलता अधिक होती है, नर्म लोहे की धारणशीलता कम होती है। मतलब धारणशीलता का मतलब धारण नहीं कर पाते। जैसे कि अब दोनों को अगर हम दोनों अगर चुंबक बना दिए गए हों, जैसे ये भी चुंबक है, भी चुंबक, लोहे की बुरादों पे रख दिया जाएगा तो ये तो ज़्यादा उठाएगा और ये कम उठाएगा। तो इसका मतलब इसकी चुंबकशीलता ज़्यादा, इसकी कम। लेकिन हटा देने पर मतलब चुंबक, यानी इसके चुंबक प्रभाव को अगर हम विचुंबकित कर दें इसको, मतलब अगर नरम लोहे के ऊपर करंट लगा दिया जाए तो चुंबक बन जाता है करंट। तो करंट जीरो कर देंगे तो सारे कील छोड़ देते हैं, मतलब गिर जाती हैं, धारणशीलता कम होती है और इसमें कुछ न कुछ चिपके रह जाती हैं। इसका मतलब इसकी धारणशीलता अधिक, यानी कुछ चुंबकत्व शेष है उसके अंदर जो उसको पकड़े रहता है। तो इसकी धारणशीलता कम, इसकी ज़्यादा, इसकी चुंबकशीलता ज़्यादा, इसकी चुंबकशीलता कम। इसका चुंबकन विचुंबकन आसानी से होता है, इसका चुंबकन विचुंबकन आसानी से नहीं होता। इसलिए विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं और परमानेंट चुंबक जो होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। परमानेंट चुंबक किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं, है ना। तो वैद्युत चुंबक नरम लोहे के और स्थायी चुंबक जो है स्टील के। तो इसमें लिखेंगे कि नरम लोहे की चुंबकशीलता, लोहे की चुंबकशीलता अधिक तथा स्टील की चुंबकशीलता कम होती है। शीलता कम होती, एक हो गया वो पहला। दूसरा है कि नर्म लोहा शीघ्र चुंबकित होता है। नर्म लोहा शीघ्र चुंबकित तथा शीघ्र विचुंबकित होता है, चुंबकित होता है। नरम लोहा शीघ्र चुंबकित विचुंबकित होता है, जबकि स्टील क्या होता है? जबकि फौलाद वही है, जबकि फौलाद या स्टील देर से चुंबकित तथा देर से विचुंबकित होता है, तथा देर में विचुंबकित होता है, यानी इसका दोनों कठिन होता है। तीसरा लिखना चाहे तो इसकी धारणशीलता कम, इसकी धारणशीलता अधिक, है ना। देर में चुंबकित, देर में विचुंबकित होता है। धारणशीलता इसकी कम होती है, इसकी धारणशीलता ज़्यादा होती है। नरम लोहे की धारणशीलता कम, फौलाद की अधिक होती है, अधिक होती है। और यही कारण है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे के तथा स्थायी चुंबक फौलाद के बनाए जाते हैं, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में गुण क्या होने चाहिए, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से चलिए। फौलाद के गुण
स्टील चुंबक के गुण क्या होना चाहिए? स्टील चुंबक के गुण क्या है? पहला है कि इसकी जो चुंबकशीलता इसकी भी अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो स्थायी चुंबक बनाने की चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए, म्यू, यानी म्यू का मान अधिक होना चाहिए, म्यू का मान अधिक होना चाहिए। होता नहीं है, अगर नर्म लोहे से तुलना करें तो इसका म्यू अधिक नहीं होता है अगर कंपेयर की बात करें, लेकिन फिर भी अधिक होना चाहिए बनाने के लिए। स्टील चुंबक के गुण जो है, मतलब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए ये होना चाहिए, गुण नहीं। है ना, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए गुण नहीं। दूसरी चीज, धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, यानी चुंबकत्व ज्यादा हो, है ना, विचुंबकन जल्दी से ना हो। तीसरी चीज, इसकी जो निग्राहिता अधिक हो, निग्राहिता अधिक हो, मतलब जल्दी भी चुंबकित ना हो। धारणशीलता मतलब चुंबक जल्दी से धारण कर ले, और म्यू चुंबकशीलता भी अधिक होनी चाहिए अगर हमें स्थायी चुंबक बनाना है तो। लेकिन अगर हम कंपेयर करें नर्म लोहे की तो उसकी म्यू अधिक होती, और नर्म लोहे का हाई दोनों कम होता है। धारणशीलता भी नर्म लोहे की कम होती है, निग्राहिता भी कम होती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सब कम होना चाहिए। पहला है तो म्यू अधिक हो, मतलब उसका भी म्यू अधिक होना चाहिए। लेकिन दूसरा, धारणशीलता कम हो, कम। तीसरा, निग्राहिता भी कम हो, निग्राहिता कम हो, मतलब कम हो, जल्दी से भी चुंबकित हो जाए। निग्राहिता अधिक होगा, जल्दी से भी चुंबकित ना हो। तो विद्युत चुंबक में ये अधिक हो, लेकिन ये दोनों कम होना चाहिए, ये दोनों कम होना चाहिए। और दूसरी चीज इसमें एक भी कह सकते हैं कि जो इसमें जो इसका जो IH का जो ग्राफ, वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है, वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ IH वक्र का, इसमें क्षेत्रफल कम होता है। लेकिन एक चीज है कि इसमें एक बार बनाने में ऊर्जा तो लॉस होती है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये चुंबकित जल्दी नहीं होता, ये परमानेंट मैग्नेट हो जाता है। इसका तो जल्दी से चुंबकन विचुंबकन होता है, इसलिए IH वक्र का क्षेत्रफल कम होता है। लेकिन विद्युत चुंबक में विशेषता ये होती है कि ये एक बार चुंबकित विचुंबकित होता रहता है, तो हर साइकिल में इसमें ऊर्जा का लॉस ज्यादा होता है। तो इसीलिए वक्र का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतने ऊर्जा का लॉस कम होगा, क्योंकि विद्युत चुंबक वहां लगाए जाते हैं जहां इनको बार बार चुंबकन होना पड़ता है, बार बार विचुंबकन होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत चुंबक लगाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में कौन सा चुंबक लगाया जाता है? विद्युत चुंबक लगाए जाते हैं। और टेलीफोन के डायाफ्राम में, मोबाइल के डायाफ्राम में जो होता है, जहाँ पे वो स्पीकर होता है ना, जहाँ पे चुंबकन विद्युत घंटी में, तो ट्रांसफार्मर है, विद्युत घंटी है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है ना, विद्युत घंटी जो है, और कहने का मतलब है विद्युत घंटी हुआ, टेलीफोन के डायाफ्राम में, ऐसे होता है। और स्थायी चुंबक जो है स्टील के बनाए जाते हैं, जहाँ परमानेंट होता है। अब विद्युत चुंबकों का उपयोग जो है ना, हाँ, वो घंटियों में, ध्वनि विस्तारक मतलब जहाँ रिकॉर्डर होता है, वही दूरभाष यंत्रों में होता है,
क्रेनों के मशीनों में होता है, लोहे व स्टील की भारी वस्तुओं को उठाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक का। और अस्थाई चुंबक जो होते हैं उनका जहाँ पे स्थायित्व का काम होता है, मतलब अस्थाई होते हैं। कहने का मतलब है कि जो लाउड स्पीकर के पीछे लगा होता है वो अस्थाई चुंबक होता है, जहाँ पे उसको चुंबकन की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो विद्युत चुंबक जो है वही नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जहाँ पे चुंबकन जैसे ट्रांसफार्मर में लोहे की क्रोड होती है, विद्युत घंटी है। स्थायी चुंबक में जहाँ वो ये बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर होते हैं उसके पीछे लगा रहता है, जो फिक्स होते हैं, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। उनको चुंबकन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब परमानेंट मैग्नेट होते हैं, है ना। स्थायी चुंबक और स्टील के बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 2 पीरियड में बांट करके 1-1 घंटा पढ़िएगा, या 40-45 मिनट का बना के पढ़िएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब नए मतलब थ्योरेटिकल रूप से ये समाप्त हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल का 2 वीडियो होगा, इसके बाद 6वां चैप्टर शुरू होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और आप इसको पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट यह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। इसमें जो आपको कमी महसूस होती है या जो आपको कन्फ्यूजन महसूस होता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं जो है कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। तो आप इसको, मेरे चैनल को अगर आप देखते हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि बड़े मेहनत से टाइम निकाल करके इसको बनाता हूँ। लॉकडाउन में जितने भी लोग क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ्री में लाभ उठा सकते हैं। मुझे आशा है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।